हेलो एवरीवन, वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करते हैं टेस्ट नंबर 18। ठीक है, इससे पहले क्या 17 टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सर ने फ्रेंड अलग से प्ले लिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2020 का। ठीक है, आपके एसडीएम एवं तहसीलदार पोस्ट के लिए अगर बनना है, कंटिन्यू तैयारी करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है? संथाल, मुंडा, भील, थारू। ओके फ्रेंड, यहाँ पे बात हो रही है सरहुल त्यौहार की और जनजाति की। ओके, चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मुंडा जनजाति ऐसी जो सरहुल त्यौहार मनाती है। अब आइए समझते इसको। सरहुल उरांव यो मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ये पर्व कृषि कार्य आरंभ करने के पहले मनाया जाता है। इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना सखुए की कुंज को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बात क्लियर हुई, यानी उरांव यो मुंडा जनजाति क्या मनाती है? सरहुल त्यौहार। कब मनाती है? पर्व यानी कृषि कार्य आरंभ करने से पहले, यानी कृषि का काम शुरू करने से पहले मनाती। कौन सी? उरांव और मुंडा जनजाति। यहाँ पे क्लियर हुआ सरहुल त्यौहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, प्रतिहार। अब यहाँ पे बात हो रही है उत्तर पश्चिमी भारत की। ओके, चलिए समझते हैं इसको फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले इंडो ग्रीक ने करवाया था, परंतु कुषाण राजाओं ने विभिन्न आकार प्रकार के सोने और तांबे के सिक्के का प्रचलन करवाया। क्लियर हुआ क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड? साथ में आप नोट भी करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? यानी यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, तो हमें ध्यानपूर्वक करना है इसको। चलिए ऑप्शन ए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। ऑप्शन बी है, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। सी है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया। डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। देखिए हम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? शंकराचार्य के 8वीं शताब्दी के जो संत थे। चलिए अब इसको समझते हैं। शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत में यानी कलादी नामक स्थान पर हुआ था। इनके द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार से बौद्धों एवं जैन धर्म को गहरा धक्का लगा तथा उसका विलोप हो गया। अब यहाँ पे बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, अद्वैतवाद। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी एकेश्वरवाद पे आधारित है। क्या है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत। क्लियर फ्रेंड? अब आइए इसको हम समझते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1928 में। समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया, यानी ब्रह्म समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। ये मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के विरोधी और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। उनकी महत्वपूर्ण रचना गिफ्ट टू मोनोथाइट्स है। ठीक है, एकेश्वरवाद मतलब क्या हुआ कि ईश्वर सिर्फ एक है। ओके, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के विरोधी थे। कौन? राजा राम मोहन राय। स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। कब की थी? 1928 में। यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल और देश नहीं है? ठीक है, यानी स्थल और देश नहीं, ये बात हो रही है। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी लाइबेरिया इससे राइट ऑप्शन होगा। ये अवरुद्ध देश नहीं है। क्यों? आइए समझते इसको। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी दक्षिण में स्थित लाइबेरिया की दक्षिणी सीमा
दक्षिणी अटलांटिक महासागर से लगती है, ठीक है, तो इसलिए ये स्थल और देश नहीं होगा। अफ्रीका महादेश में पश्चिमी दक्षिण में स्थित है लाइबेरिया, ये भी ध्यान दीजिएगा। और किस में सीमा लगती है आपकी? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? सेल्वा, पंपास, प्रेरी, स्टेपीज। चलिए अब यहाँ पे वृक्ष रहित घास का मैदान किसके बारे में बात हो रही है? दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष की। ओके, चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पंपास। ओके, नोट करते रहिए। अब आइए समझते इसको। देखिए सेल्वा की बात हो रही है, ठीक है, अमेजन बेसिन स्थित उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वाले घास हैं। यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन। पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। क्लियर। प्रेरी कनाडा यूएसए के मध्य स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान जो गेहूं का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। नोट करते चलिएगा। स्टेपीज की बात हो रही है, पूर्व सोवियत संघ स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चारों आपके क्लियर हुए। फ्रेंड नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं, ठीक है। चिनूक अमेरिका, सिराको सिसिली, विल्जार्ड चिली, नॉर्वेस्टर भारत, ठीक है। ये हवा है, इसकी बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी विल्जार्ड चिली। अब आइए समझते इसको। चिनूक अमेरिका एवं कनाडा में ये पवन रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है। कहाँ से? अमेरिका एवं कनाडा में, ठीक है। किस पर्वत से? रॉकी पर्वत से। ध्यान दीजिएगा। सिराको की बात हो रही है, सहारा मरुस्थल में इटली में प्रवाहित होने वाली ये एक गर्म हवा है। ओके, चलिए विल्जार्ड यानी ये ध्रुवीय पवन है जो अत्यधिक सर्द एवं हिमकणों से युक्त होती है। ये पवन साइबेरिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है, ठीक है। ये भी क्लियर। नॉर्वेस्टर की बात है, अगर भारत के असम और पश्चिम बंगाल में आने वाले तूफान यानी जिन्हें हम काल बैशाखी भी कहते हैं, नॉर्वेस्टर यानी भारत। तो यहाँ पे ये सारे डाउट क्लियर हुए फ्रेंड। ओके, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नई शब्द लगा है। वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है। किसके बारे में? कॉस्मिक किरणों के बारे में ये बात हो रही है। क्या ये सही नहीं है? क्यों? अब आइए समझते इसको। बहुत अधिक ऊर्जा वाले कॉस्मिक पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से प्राकृतिक रूप से यानी निरंतर आती रहती है, जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, कॉस्मिक किरण कहलाती है, ठीक है। यानी जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है क्या कहलाएगी? कॉस्मिक किरण कहलाएगी। क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य, चोल, होयसल, पांडे, ठीक है। नौसैनिक शक्ति की बात हो रही है। आपने अगर पढ़ा होगा तो शायद कुछ आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा दक्षिण भारतीय राज्य में। ओके, चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। क्यों? अब आइए समझते इसको। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल की खाड़ी चोलों के मजबूत नौसैनिक बेड़ों के कारण चोलों की झील बन गई। यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन। राजेंद्र प्रथम ने 1017 में श्रीलंका को विजित किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंका को विजित करने वाला कौन सा शासक था। तो राजेंद्र प्रथम कब किया था इसने? 1017 में। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साथ में ही उसने अपनी नौसैनिक अभियान के अंतर्गत
श्रीविजय जावा सुमात्रा को भी विजित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। राजेंद्र प्रथम यानी 1017 श्रीलंका को विजिट किया। ठीक है, आप खाना पीना भूल जाए लेकिन ये क्वेश्चन मत भूलना फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? पहला है कॉमनवेल्थ, दूसरा न्यू इंडिया, तीसरा न्यू हिंदू, चौथा है दी ऑरेंज। नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, अपने माइंड पे जोर दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी पहला व दूसरा। क्यों? अब आइए समझते इसको। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, यानी 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन कर भारत में होम रूल आंदोलन चलाया। कब चलाया था? 1916 में। यहाँ पे बात क्लियर। इन्होंने अंग्रेजी में 2 पत्र यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया प्रकाशित किया, जिनका उद्देश्य भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का संचार करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किस भाषा में था, तो आपका जवाब होना चाहिए अंग्रेजी में। ओके, एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी। ओके, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। एंटीसोल क्या है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जलोढ़ मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? यहाँ पे एंटीसोल की बात हो रही है फ्रेंड। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, एंटीसोल से क्या संबंध है? अब आइए समझते इसको। नवविकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्तर वाली मृदा है उसे एंटीसोल कहते हैं। इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। ये मृदाएं विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे बात क्लियर हुई। नवविकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्तर वाली मृदा है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीसोल कहते हैं। किसमें पाई जाती है? भारत में आपके जलोढ़ मिट्टी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वो है आर्सेनिक 75, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। अब यहाँ पे बात हो रही है परिवहन यानी तंत्र में खून के थक्के का जमना जिससे हम पता लगाते हैं उससे। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सोडियम 24 से। ओके, अब आइए समझते हैं यहाँ पे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। सोडियम 24 रक्त परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के थक्के का पता लगता है। कोबाल्ट 60 से आपके कैंसर का इलाज होता है। साथ में आयोडीन 131 थायराइड संबंधी रोग तथा ब्रेन ट्यूमर का इलाज। वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पीसीएस में। आर्सेनिक 74 यानी त्वचा संबंधी रोगों का इलाज। तब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। आयोडीन 131 के बारे में इस बार पूछ सकता है, थायराइड संबंधी रोग है तथा ब्रेन ट्यूमर का इलाज। ठीक है, यानी आपके सोडियम, कोबाल्ट और आर्सेनिक का क्वेश्चन पिछली बार कंटिन्यू आ चुका है, तो इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आयोडीन 131। ओके, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अब यहाँ पे पंचायती राज की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ओके, अब आइए समझते इसको फ्रेंड। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत नए पंचायती राज अधिनियम लागू कर एक शक्तिशाली स्थानीय स्वशासी सरकार की स्थापना की गई। स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, यानी किस लिए की गई? स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है, किस संविधान संशोधन? आपके 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम ये पास हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा
कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।